नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में रीवा से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर प्रगति पाठक, जो विंध्य हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर प्रगति, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। थैंक यू सो मच जया। डॉक्टर प्रगति, शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी आखिर होती क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर महिलाओं में गर्भधारण, गर्भावस्था एवं प्रसव ये एकदम सामान्य प्रोसेस है जो बिना कॉम्प्लिकेशन के पूरा हो जाता है और बच्चा एकदम स्वस्थ रहते हैं। पर यदि हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बात करें तो ये वो प्रेगनेंसी है जिसमें मैटरनल फीटल आउटकम पुअर रहते हैं, या फिर हम सामान्य भाषा में बोलें ये वो प्रेगनेंसीज है जिसमें माता एवं बच्चे को काफ़ी घातक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये घातक परिस्थितियाँ बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स के कारण बनती हैं। ये रिस्क फैक्टर जुड़े हो सकते हैं माता से, ये रिस्क फैक्टर बच्चे से जुड़े हो सकते हैं, या फिर ये रिस्क फैक्टर प्लेसेंटा से भी जुड़े रह सकते हैं। प्लेसेंटा को लोकल भाषा में हम अवल या कनारी बोलते हैं। पर इसमें अच्छी बात यह है कि यदि ये रिस्क फैक्टर सही समय पे पकड़ लिए जाएं और इनका सही तरीके से उपचार शुरू कर दिया जाए तो इन प्रेगनेंसी के भी आउटकम बहुत अच्छे दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है वो डॉक्टर प्रगति ने आपको बताया है। डॉक्टर प्रगति, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल मेरा ये है कि आपने ये तो जानकारी दे दी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, लेकिन कौन कौन सी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में आती है, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, पर फिर भी मैं आपको एक मोटा अंदाज़ा देना चाहूँगी। इनमें वो प्रेगनेंसी आती है जिसमें गर्भधारण के दौरान माता की उम्र या तो बहुत कम है, 18 साल से कम है, या 35 साल से ऊपर है। गर्भधारण के दौरान खून की काफ़ी कमी पाई गई है माँ में, या फिर उसका वेट बहुत कम है या वेट बहुत ज़्यादा है। इसमें मेनली वो प्रेगनेंसीज आती हैं जिसमें पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशन एसोसिएटेड हो, जैसे कि माँ को हो सकता है कोई हृदय रोग हो, किडनी की कोई समस्या हो, लीवर संबंधी कोई समस्या हो, या फिर हो सकता है कोई मानसिक बीमारी हो जिसकी दवाइयाँ चलती हों, पहले कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, पहले से ही बीपी या शुगर की बीमारी हो। तो कोई भी मेडिकल कंडीशन यदि पहले से है तो वो प्रेगनेंसी हाई रिस्क में आ जाती है। इसके अलावा मैं आपको यदि हिस्ट्री में जाएं तो देखा गया है कई माताओं के पहले, दूसरे, तीसरे महीने में गर्भपात काफ़ी होते हैं। पर 2 से अधिक यदि आगे गर्भपात हुए हैं तो अभी जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही है ये प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है जी। हम हिस्ट्री में जाएं, हम माता से पूछते हैं कि पहले जो उनका गर्भावस्था रही है या प्रेगनेंसी रही है उसमें कोई हाई रिस्क तो नहीं रही, बच्चा समय के पहले तो नहीं हुआ, कहीं उस प्रेगनेंसी में बीपी तो नहीं बढ़ गया, शुगर लेवल तो ज़्यादा नहीं हो गए, सामान्य प्रसव में दिक्कत तो नहीं गई, पेशेंट पीपीएच में तो नहीं गई जिसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं, कहीं अत्यधिक रक्तस्राव तो नहीं हुआ। ये सारी हिस्ट्री हम उससे लेते हैं। इसके अलावा आजकल हमने देखा इनफर्टिलिटी बहुत प्रिवलेंट है। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के से जो भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है वो सारी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आती हैं। ज़्यादातर ये प्रेगनेंसी मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, इसमें गर्भ में 2 या 3 बच्चे होते हैं। तो इन प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरह किया जाता है। इसके अलावा ये सब जो मैंने आपको बताया, हो सकता है ऐसी कोई भी हिस्ट्री ना हो और इस जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू है उसमें माता का रक्तचाप बढ़ जाए, उसमें शुगर्स लेवल बढ़ जाए, बच्चे में कोई जन्मजात विकृति है, गर्भ में अत्यधिक पानी भरा हुआ है, या फिर जो प्लेसेंटा है अवल या कनारी वो बच्चादानी में नीचे की तरफ है, तो ये सारी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आती हैं। डॉक्टर प्रगति, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि यदि महिला गर्भ धारण करती है और कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जिसके कारण गर्भ में ही बच्चा नहीं पनप पाता या फिर बच्चे की मौत हो जाती है, इस तरह की भी कई जो केसेस हैं आपने फेस किए होंगे। लेकिन उन महिलाओं को जब 1 बार या 2 बार इस तरह के मामले उनके साथ हो चुके हैं तो अगली डिलीवरी के लिए उन्हें किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ विशेष सावधानियाँ रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यदि आपके 1 से या 2 से ज़्यादा बार आपका गर्भपात हुआ है या बच्चे खराब हुए हैं तो आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलना चाहिए। ऑब्स्टेट्रिशियन आपकी थोरो
हिस्ट्री लेती है, आपका थोड़ा एग्जामिनेशन करती है, फिर वो रिस्क फैक्टर ढूंढे जाते हैं कि जिसके कारण ये अवस्था बार बार बन रही है और आवश्यकता अनुसार उनको उसका उपचार दिया जाता है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इस तरीके की प्रेगनेंसी की करी जाती है और ये कोशिश की जाती है कि समय पे उपचार देके बच्चा जच्चा एकदम स्वस्थ दिया जा सके। बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और ये उन महिलाओं के लिए है जिनका पहले कभी गर्भपात हो चुका हो, एक से ज़्यादा बार यदि गर्भपात हुआ है और आगे आप प्रेगनेंसी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि कुछ विशेष सावधानियां हैं। यदि आप प्रेग्नेंट होती हैं, इस तरह के सिम्टम्स आप में नज़र आते हैं, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तुरंत जाके उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ज़रूरी है कि समय पर उपचार हो सके ताकि समय पर ठीक तरीके से आपको इलाज मिल सके। डॉक्टर प्रगति, आगे मैं बढ़ूंगी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो बातें हमें आपने बताई है हाई रिस्क प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई, इन मामलों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए? जी बिल्कुल। यदि मैं इसको समझाना चाहूँ एक सरल भाषा में, तो मैं आम लोगों को बताना चाहूँगी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। इसमें मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जब भी आप बच्चा प्लान करते हैं, कपल बच्चा प्लान करते हैं, तो आप 2 से 3 महीने पहले जाके अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलिए, अपने बारे में पूरी जानकारी दीजिए। कहीं कोई मेडिकल कंडीशन तो आपको पहले से नहीं है, आपकी क्या कुछ दवाइयाँ चलती हैं, क्योंकि कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसके यदि वो गर्भावस्था के दौरान कंटिन्यू रहें तो बच्चे में जन्मजात विकृति आ सकती है। साथ ही में इस विज़िट में आपके बीपी की जांच, शुगर की जांच और थायराइड की जांच भी कर ली जाती है। इसके अलावा गर्भधारण के 2 से 3 महीने पहले ऐसे कपल्स को फॉलिक एसिड दिया जाता है। फॉलिक एसिड के बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। फॉलिक एसिड गर्भपात के चांसेस को काफ़ी कम कर देता है और बच्चे में जन्मजात विकृति होने के चांसेस को भी काफ़ी कम कर देता है। फिर हम आगे बढ़ें, जब आपने कंसीव कर लिया, मोस्टली आजकल माताएं घर पे यूपीटी किट से पता कर लेती कि वो प्रेग्नेंट हैं या फिर उनका मासिक धर्म नहीं आया है, तो आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से जाके मिलिए। फिर डिफरेंट गाइडलाइंस के अनुसार समय समय पे आपके डिफरेंट स्कैन्स करे जाते हैं, डिफरेंट टेस्ट करे जाते हैं। मैं आपको इसका छोटा ब्यौरा देना चाहूँगी। जैसे हम बांटें, पहले 3 महीने में सबसे पहले डेटिंग स्कैन किया जाता है। ये स्कैन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस स्कैन से ये पता चलता है कि गर्भावस्था का गर्भकाल कब पूरा होगा। इस स्कैन के द्वारा हम आगे आखिरी जब प्रेगनेंसी में आगे मैनेजमेंट करने में, डिसीजन लेने में इस स्कैन से हमको काफ़ी मदद मिलती है। फिर 11 से 18 हफ्ते में प्रेगनेंसी में डिफरेंट मार्कर्स करे जाते हैं जो कि एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन है। इसके द्वारा ये देखा जाता है बच्चे में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं बन रही है। फिर 20 हफ्ते के आसपास, 20 से 22 हफ्ते के आसपास लेवल 2 टारगेट स्कैन्स करे जाते हैं जिसमें बच्चों में कोई जन्मजात विकृति या कोई स्ट्रक्चरल एनोमली तो नहीं आ रही है, इसके बारे में देखा जाता है। फिर ये देखा गया है कि सामान्यतः प्रेगनेंसी में थोड़े फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें माता के ब्लड शुगर्स लेवल बढ़ने लगते हैं। तो 22 से 26 हफ्ते के आसपास आपका OGTT टेस्ट किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि माता के ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहे हैं, क्योंकि ब्लड शुगर्स लेवल यदि ज़्यादा आ रहे हैं तो उनका तुरंत उपचार करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद आखिरी के 3 महीने हम लें तो ये आखिरी के 3 महीने बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसमें आपके ऑब्स्टेट्रिशियन अपने क्लिनिकल असेसमेंट के आधार पर, अपनी जांच के आधार पर आपके डिफरेंट स्कैन्स कराती रहती हैं, डॉपलर्स कराती रहती है और बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करती रहती हैं। तो और साथ ही में हर विजिट में आपकी बीपी की जांच भी और वेट की जांच भी करी जाती है। तो मैंने ये आपको जो पूरा बताया, मैंने आपको इसमें मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि पूरी प्रेगनेंसी आपकी थ्रू आउट मॉनिटरिंग में रहती है और कहीं पे कोई भी रिस्क फैक्टर यदि समझ में आता है कि ये कुछ टेस्ट हमारा ठीक नहीं आया है या फिर ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, तो इसकी जानकारी तुरंत कपल को दी जाती है और इमीडिएट जो उपचार जरूरी है वो शुरू कर दिया जाता है। सही समय पे उपचार करने से जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसमें भी आउटकम बहुत अच्छे दिए जाते हैं। बिल्कुल, सही समय पर उपचार करने से जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसका खतरा कम होता है, लेकिन ज़रूरी है कि आप सही समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करें और सही समय पर डॉक्टर से जाकर बातचीत करें। डॉक्टर प्रगति, मैं आगे आपसे ये जानना चाहूँगी, व्यापक देखभाल का महत्व क्या होता है? क्या माँ और बच्चे की सुरक्षा के लिए अच्छे OT, NICU, ICU और ब्लड बैंक की ज़रूरत पड़ती है? जी बिल्कुल। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है वो अकेले ऑब्स्टेट्रिशियन उसका मैनेजमेंट करे, अकेले ऑब्स्टेट्रिशियन तक सीमित नहीं है। ये पूरा टीम वर्क होता है जिसमें आपके ऑब्स्टेट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट, नियोनेटोलॉजिस्ट और कई बार मेडिसिन एक्सपर्ट्स साथ में एज अ टीम वर्क करते हैं।
जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँ, मान लीजिए आपके पास 32 हफ्ते में एक महिला आती है उच्च रक्तचाप के साथ और जिसको झटके आ रहे हैं। इस कंडीशन को ऑब्स्टेट्रिक्स में एक्लैम्शिया बोलते हैं। एक्लैम्शिया एक काफ़ी घातक परिस्थिति है माँ और बच्चे दोनों के लिए। तो जब ऐसी पेशेंट हमारे पास आती है तो सबसे पहले तो हमें उसको दवाइयाँ देनी हैं जिससे उसका रक्तचाप कम हो, उसके झटके आना बंद हो। फिर ऐसी स्थिति में एक्लैम्शिया पेशेंट में तुरंत प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी होती है। तो टर्मिनेट करने के लिए आपकी जो ऑब्स्टेट्रिशियन है वो उसको असेस करेगी कि क्या सामान्य प्रसव पॉसिबल है, सामान्य प्रसव जल्दी हो पाएगा, और यदि नहीं हो पाएगा तो फिर उसको तुरंत सिजेरियन सेक्शन उसका प्लान किया जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो प्री एक्लैम्शिया कंडीशन होती हैं उसमें कई बार मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं। फेफड़ों में पानी भर जाता है, लीवर इन्वॉल्व हो जाता है, किडनी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम जब जो ऑपरेशन ले रहे हैं जिस महिला का, वो एक हाई रिस्क केस बन जाता है। उसको मैनेज करने के लिए एक कॉम्पिटेंट एनेस्थेटिस्ट टीम चाहिए, एक अच्छा ओटी चाहिए जिसमें सारे आधुनिक उपकरण हों, सारी आधुनिक दवाइयाँ मौजूद हों, जहाँ पे उसका यदि कुछ भी ऑपरेशन के दौरान दिक्कत आती है तो तुरंत उसको मैनेज किया जा सके। फिर इसके बाद ऑपरेशन शुरू किया। फिर हम देख ही रहे हैं कि 32 हफ्ते में हम ऑपरेशन कर रहे हैं। जो बच्चा है वो पूरा उस गर्भकाल नहीं हो पाया, बच्चा समय के पहले ही निकाला जा रहा है। और कई बार हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम बच्चों के फेफड़े मजबूत करने के लिए जो दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, वो दे पाएँ। और एक्लैम्शिया के कारण बच्चे में हाइपोक्सिया जिसको बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ये सब कॉम्प्लिकेशन भी बच्चे के साथ आते हैं। तो बच्चा जैसे ही डिलीवर हुआ उसको हमें तुरंत एक नियोनेटोलॉजिस्ट को हैंड ओवर करना होता है जो कि उस बच्चे को मैनेज करेंगे। बच्चे की अवस्था हम देख ही रहे हैं कि हो सकता है काफ़ी ख़राब हो, तो उस नियोनेटोलॉजिस्ट को उसको सही से मैनेज करने के लिए एक अच्छा नीकू सपोर्ट चाहिए, और जिसमें कई बार बच्चे को लाइफ सेविंग सपोर्ट्स चाहिए होते हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए होते हैं। तो एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का ऐसा हो कि जहाँ पे एक अच्छा नीकू हो, जहाँ पे इन बच्चों का प्रबंधन अच्छे से किया जा सके। फिर हम अब दोबारा अपनी माँ के पास हैं, उसका ऑपरेशन चल रहा है। कई बार देखा गया है एक्लैम्शिया के कॉम्प्लिकेशन में या दूसरी प्रेगनेंसी या फिर दूसरे सिजेरियन के भी कॉम्प्लिकेशन में मदर पोस्टपार्टम हैमरेज में चली जाती है, अत्यधिक रक्तस्राव होने लगता है। तो वो तो एनेस्थेटिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन मैनेज करेंगे ही अपने सर्जिकल स्किल के द्वारा, पर जो अत्यधिक रक्तस्राव हो गया है उसको मैनेज करने के लिए हमें तुरंत ब्लड चाहिए। तो आप उस तरीके के सेटअप में जहाँ पे तुरंत ब्लड बैंक उपलब्ध हो, तुरंत ब्लड आ पाए, तो ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस आपने ब्लड लगा दिया, ऑपरेशन पूरा हो गया। कई बार पेशेंट यहाँ तक अच्छे से मैनेज हो जाती है, पेशेंट स्वस्थ हो जाती है, कुछ समय में डिस्चार्ज होकर भी चली जाती है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट की स्थिति खतरनाक बनी हुई है, क्रिटिकल बनी ही हुई है, वो इम्प्रूव नहीं कर पा रही है। तो फिर ऐसे केसेस में ऐसे पेशेंट्स को और आईसीयू सपोर्ट लग सकता है, वेंटिलेटरी सपोर्ट लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे अस्पताल में जहाँ पे ये प्रेगनेंसीज मैनेज करी जा रही हैं, एक अच्छा आईसीयू सपोर्ट भी होना चाहिए। और उस आईसीयू में उसका मैनेजमेंट अकेले ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं कर रही होती है, वो एक ऑब्स्टेट्रिशियन भी मैनेजमेंट कर रही होती है, एनेस्थेटिस्ट भी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, और कई बार मेडिसिन एक्सपर्ट्स भी अपनी राय देते हैं। तो मैं इस पूरे एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक टीम वर्क है, और वो टीम अपने स्किल्स को एग्जीक्यूट कर पाती है एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, जो कि हम देख रहे हैं कि हमारे विंध्या हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो काफ़ी कॉम्पिटेंट भी हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हमेशा एक इंस्टीट्यूशनल ऐसे इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी होनी चाहिए या मैनेज होनी चाहिए जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हो। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई डॉक्टर प्रगति। आगे बढ़ूंगी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गर्भावस्था के दौरान ऐसे कौन से खतरनाक कारण होते हैं जिसमें डॉक्टर से जल्दी संपर्क करना चाहिए, ऐसे कौन से इंडिकेशन होते हैं जिसे एक महिला को समझना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल, जब भी गर्भवती महिला ऑब्स्टेट्रिशियंस के पास जाती हैं, अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाती हैं, तो उनको समय समय पे वो जानकारी देती रहती हैं कि क्या कुछ डेंजर साइन है जिसमें आपको तुरंत अपने डॉक्टर के से मिलना है जाके। तो सबसे पहले यदि हम प्रेगनेंसी को 3 भाग में बांट दें, पहले के 3 महीने, बीच के 3 महीने और आखिरी के 3 महीने, तो पहले के 3 महीने में यदि कभी भी आपको ब्लीडिंग होने लगे, पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगे, इन्फेक्शंस हुआ है, फीवर आने लगे, या फिर कई बार देखा गया है सामान्यतः थोड़ा बहुत नौशिया, वॉमिटिंग, उल्टियाँ सबको होती हैं पहले के 3 महीने में, पर वो वॉमिटिंग अत्यधिक होने लगे, दिन में 10-10, 12-12 वॉमिटिंग हो रही हैं, आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको तुरंत जाके अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। फिर बीच के 3 महीने जो 4 से 6 महीने होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो सारे मैंने डेंजर्स के साइन बताए, यदि ये कुछ भी कोई भी साइन
इन 3 महीनों में भी रिपीट होता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके मिलना है। इसके अलावा 18 से 22 हफ्ते में बच्चा घूमना पता लगना शुरू हो जाता है माता को। तो कभी भी आपका बच्चा एक बार जो आपको पता लगना शुरू हो गया, कभी भी बच्चा कम घूम रहा है, ढंग से आपको उसके परसीव नहीं हो पा रहे हैं मोशन, तो फिर आप जाके अपने डॉक्टर से तुरंत मिलिए। और आखिरी के 3 महीने जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार समय के पहले माता को दर्द आने लगता है जिसको प्रीटर्म लेबर पेन्स बोलते हैं, पानी फूटने लगता है जिसको हम लीकिंग भी बोलते हैं, रक्तस्राव होने लगता है। यदि ऐसी कोई भी कंडीशन बनती है तो तुरंत आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाना है, सारी अच्छे से हिस्ट्री देना, अपना एग्जामिनेशन कराना है और उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी परिस्थितियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग आपके ऑब्स्टेट्रिशियन आपका उपचार करेंगे। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण है डॉक्टर प्रगति जो आपने बताई है, क्योंकि कुछ महिलाओं को या जिनकी फर्स्ट डिलीवरी है उन्हें जानकारी नहीं होती है कि किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है और ऐसे कौन से इंडिकेशन उन्हें मिलने चाहिए, ऐसे कौन से खतरनाक संकेत होते हैं जिसके बाद उन्हें तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि उल्टी होना आम बात है प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन यदि आपको बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, मूवमेंट पर बेबी का जो मूवमेंट है उसे आपको ध्यान में रखना है, तो उन चीज़ों को लेकर आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर प्रगति, अगला सवाल मेरा आपसे यह है, दर्द रहित भ्रम क्या है? इससे हमारे दर्शकों को आप थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करिए। जी, दर्द रहित श्रम जिसको हम पेनलेस लेबर भी बोलेंगे, इसको मैं मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स में गर्भवती महिलाओं के लिए एक वरदान कहूँगी। हम देखते हैं कई बार हमारी प्रैक्टिस में पेशेंट आते हैं कि मैडम हमको तो हमारा सिजेरियन कर दीजिए, हमको वो प्रसव पीड़ा हमसे नहीं झेल सकते, हम बहुत पेन होता है। तो मैं ये कहूँगी ये कोई फैशन या ट्रेंड नहीं है, डेफिनेटली जो लेबर पेन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए जो पेनलेस लेबर है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करते हैं, कमर के नीचे का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है, कमर की हड्डी रिलैक्स होती है और माता को प्रसव पीड़ा जो है वो तो या तो ना के बराबर फील होती है या फिर फील होती ही नहीं है। तो इसमें माँ बहुत खुश रहती है और बाद में जो नॉर्मल डिलीवरी में अत्यधिक पेन के कारण या दूसरी चीज़ों के कारण जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो भी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट में या फिर हमारे पास जो भी महिलाएं आती हैं हम इसके बारे में, पेनलेस लेबर के बारे में उनको ज़रूर बताते हैं। वो अपना पेनलेस लेबर यदि कराना चाहती हैं तो उनको ये पूरी सुविधाएं हमारे यहाँ दी जाती है। बिल्कुल, आपके हॉस्पिटल में आप तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं और आप ये महिलाओं को बताती भी हैं जो डिलीवरी के लिए आती हैं। मैम, एक क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि जब भी कोई महिला डॉक्टर के पास पहुँचती है, डिलीवरी करवाने के लिए पहुँचती है, तो एक सामान्य सवाल उसके दिमाग में ज़रूर होता है कि जो प्रसव है वो सिजेरियन बेहतर होता है या ऑपरेशन के ज़रिए, माफ़ करिएगा, जो नॉर्मल होता है वो बेहतर होता है। तो ये आज थोड़े से डाउट्स जो है वो महिलाओं के क्लियर कर दीजिए, क्योंकि कई महिलाओं के दिमाग में ये सवाल घूमता है कि कौन सी डिलीवरी बेटर है। जी बिल्कुल, सामान्य प्रसव डेफिनेटली बेटर है। जितने हम प्रकृति के नियमों के करीब रहें वो उतना ही अच्छा है। तो सामान्य प्रसव डेफिनेटली बेटर है। सामान्य प्रसव की भी पर पूरे प्रसव के दौरान मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चे की धड़कन ठीक से चल रही है कि नहीं, माता जो है जिसका जो लेबर है वो ठीक से प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं, इसलिए सामान्य प्रसव का भी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं कि सामान्य प्रसव के दौरान बच्चे की धड़कन कम होने लगी है या फिर उतने अच्छे से लेबर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है जैसे करना चाहिए, या कोई और कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका ऑपरेशन करने की आपको सलाह दी जाती है। पर डेफिनेटली सामान्य प्रसव बेटर है सिजेरियन सेक्शन से, और हम कोशिश करते हैं जिनका सामान्य प्रसव कराया जा सकता है उनका सामान्य प्रसव कराया जाए। बिल्कुल मैम, जिन महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी होती है उन महिलाओं को आफ्टर डिलीवरी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कुछ ऐसे कदम हैं जो सावधानी पूर्वक उनको और उनके परिवार वालों को, परिजनों को उठाना चाहिए? ये ऑपरेशन हुआ होता है तो थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी है। ऑपरेशन के तुरंत बाद आपको टाँके आए होते हैं तो आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, और ऑपरेशन के 1-2 घंटे बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर सकते हैं। कोई भी काम एकदम झटके से नहीं करना है। टाँके की सफाई का ध्यान रखना है, टाँका नहीं पक जाए। ऑपरेशन के 5 से 6 दिन के बाद नॉर्मल आहार जो है वो आप शुरू कर सकते हैं, वो खाना शुरू कर सकते हैं। पर कोई भी ऐसी मॉर्बिडिटी या कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन ऑपरेशन का नहीं होता है कि अब आप ये कर ही नहीं सकते। थोड़ा सा रेस्ट हर ऑपरेशन के बाद जो ज़रूरी रहता है
वो रेस्ट आपको लेना है। और 1 से 2 महीने में आपकी सामान्य 1 से 2 महीने क्या 15 दिन से 1 महीने के बाद आपकी सामान्य लाइफस्टाइल आपका शुरू हो जाता है। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिन महिलाओं की सिज़ेरियन डिलीवरी हुई है, वो कुछ बातों का ध्यान रखें। हालाँकि खान-पान का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगला सवाल डॉक्टर प्रगति मेरा आपसे ये है कि एक सामान्य प्रेगनेंसी में कितने एंटीनेटल विज़िट्स होने चाहिए और क्या-क्या बेसिक जो जाँचें होती हैं, वो होने चाहिए? जी हाँ, अभी तक हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिस्कस कर रहे थे, पर हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे भारत में जो कई पेशेंट रहते हैं वो ग्रामीण तबके से आते हैं, उनके लिए बार बार विज़िट कर पाना उतना कन्वीनियंट नहीं होता है, वो काफ़ी दूर से आ रहे होते हैं। तो ICMR गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एटलीस्ट मिनिमल 4 विज़िट आपको देनी चाहिए। एक विज़िट पहले के 3 महीने में, दूसरी विज़िट दूसरे के जो 4 से 6 महीना जो है उसमें एक विज़िट, और आखिरी के 3 महीने में 2 विज़िट देनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपके ऑब्स्टेट्रिशियन को लगता है कि कोई हाई रिस्क फैक्टर बन रहा है तो वो आपको इसके अलावा भी बुला सकती है। साथ ही में आपकी हर विज़िट में आपकी बीपी की जांच करी जाती है, डिफरेंट बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करे जाते हैं जिसमें ब्लड ग्रुप है, वायरल मार्कर्स हैं, LFT, RFT, ये सब जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है ये करे जाते हैं। पर इतना विज़िट किसी भी प्रेगनेंसी में इतने विज़िट्स तो बहुत ज़रूरी हैं और इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप टाइम टाइम पे विज़िट देते रहें। बिल्कुल, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है, इसके लिए आप इसके साथ ही आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि समय-समय पर आप जाकर खुद जांच करवाइए, खुद की भी और अपने बच्चे की भी। डॉक्टर प्रगति, अभी तक हमने प्रेगनेंसी को लेकर डिस्कशन किया, लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे बांझपन से जुड़ा हुआ है। बांझपन एक बहुत बड़ा महिलाओं के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। कहीं न कहीं महिलाएँ बहुत परेशान होती है जब उनकी डिलीवरी नहीं हो पाती है, वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो इसको लेकर महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, इनफर्टिलिटी पूरा एक डिफरेंट मतलब टॉपिक हो जाएगा। इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ, यदि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपका एक थॉरो चेकअप होता है, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट चेकअप। एक पूरा आपका एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें आपके ब्लड शुगर्स लेवल, बीपी, थायराइड, इनका चेक होने के साथ साथ बच्चादानी या बच्चादानी के आसपास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कंसीव करने में प्रॉब्लम कर रही हो। जो हस्बैंड है उनका सीमेन एनालिसिस किया जाता है। इसके अलावा यदि कुछ इंटरवेंशनल है, यदि कुछ ऐसी स्थिति पाई गई है बच्चादानी में या फेलोपियन ट्यूब्स में जो ऑपरेशन के द्वारा ठीक करी जा सकें तो वो ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा और एडवांस में हम जाएँ, कई बार दवाइयाँ, इस तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं जो कंसेप्शन करने में आपकी हेल्प करें। इसके अलावा और यदि हम और एडवांस हुए तो IUI और IVF हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसके द्वारा ऐसी माताओं को गर्भ धारण करने में सहायता की जाती है। तो एक एकदम वास्ट टॉपिक है। इसमें माताओं को हम समय समय पे जानकारी देते ही रहते हैं, पर ये पूरा एक लंबा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जो आपके इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको समय समय पे बताते रहते हैं कि कहाँ पे आपको क्या करना है और आपको उसके हिसाब से उपचार दिया जाता रहता है। बिल्कुल, डॉक्टर प्रगति, मैं ये सवाल आपसे जानना चाहूँगी, ये बताइए, क्योंकि जिन महिलाओं की फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है, फ़र्स्ट डिलीवरी होनी होती है, कुछ आदतें महिलाओं में होती है, जैसे कुछ महिलाओं को स्मोकिंग की आदत होती है, कुछ ड्रिंक भी करती हैं, तो किन आदतों को उन्हें अपने प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान छोड़ना होता है, ये हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग तो बिल्कुल भी, ये तो आदतें बहुत ख़राब हैं। इसमें बच्चे की ग्रोथ में भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बच्चा समय से छोटा रह जाता है, कई बार प्रीटर्म लेबर पेन्स भी आने लगते हैं। तो कोई भी इंटॉक्सिकेशन यदि आप कर रहे हैं तो आप ये मानसिक रूप से तैयार रहिए कि आपकी प्रेगनेंसी कभी भी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। और इसके अलावा यदि आप कई बार देखते हैं हमारे यहाँ जो ग्रामीण तबके की महिलाएं आती हैं वो बहुत लेबर क्लास की होती हैं, बहुत काम कर रही होती हैं, तो उनको हम ये सलाह देते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा सा अपना काम कम करिए। अत्यधिक श्रम करने से बच्चे की ग्रोथ में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू महिलाएं हम उनका पूरा लाइफ स्टाइल जानना चाहते हैं, क्या हाई रिस्क फैक्टर बैठ रहे हैं, कहीं वो कैसी कंपनी में या ऐसी जगह पे तो काम नहीं कर रही है जहाँ पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो या फिर इस तरीके की गैसेस या ऐसे टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो रही हो, तो उससे भी उनको सलाह दी जाती है कि वहाँ पे अपना एक्सपोजर कम करें। तो हम पूरा असेसमेंट करके, हिस्ट्री से पूरा असेसमेंट करके महिलाओं को आवश्यक जानकारियाँ देते रहते हैं।
बिल्कुल मैम, आपने भी हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रगति आज हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने हाई प्रेगनेंसी रिस्क को लेकर, इसके साथ ही प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ आपके साथ साझा की है। तो निश्चित रूप से आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी है, तमाम सावधानियां रखनी है और डॉक्टर जो आपको बताया उन सब सारे कदमों को आपको उठाना है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, इसके साथ ही आपको बताएंगे उसके उपाय। तब तक के लिए बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।